गुज़श्ता लेक्चर में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फार्मूला ड्राइव किया था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक नई तरह की फ़ोर्स आती है। वो फ़ोर्स जो हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, और हमने उस फोर्स का फार्मूला भी ड्राइव किया था और हमने उस फोर्स को नाम दिया था कि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अब हमने लास्ट लेक्चर में चूँकि उसका फार्मूला ड्राइव किया था और उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड हमने गुफ्तगू की थी, तो इट वुड बी वेरी अनफेयर कि अब हम उस फार्मूला को जो हमने ड्राइव किया था उसको यूज़ करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व ना करें, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है सारी चीज़ पढ़ने का, ये सारे फार्मूलाज ड्राइव करने का, वो ये है कि हम उन फार्मूलाज को यूज़ करके फिर ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं इस लेक्चर में 3 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वो प्रॉब्लम्स भी हैं और अंडरस्टैंडिंग भी होगी उस फार्मूला की जो हम ने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था। और ख़ासकर जो तीसरा प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स मोर लाइक अ टॉपिक। तो आई रिकमेंड कि आप ये सारे देखें, क्योंकि देखें और फिर जाके बुक से मज़ीद प्रॉब्लम्स ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे दैट यू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टेन टॉपिक। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज 34 है हेल्डी रेजनिक और क्रेन की बुक की, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रोटॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.29 into 10⁻11 मीटर with a speed of 2.18 multiplied by 10⁻6 meters per second। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो बोहर का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल जो है बोहर का, उसके अंदर एक प्रोटॉन जो है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, और उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी दिया हुआ है और उसकी रेडियस भी दिया हुआ है और उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी दी हुई है। तो लेट मी एक्चुअली ड्रॉ सर्कुलर ऑर्बिट हेयर। अगर हमारे पास ये हो एक प्रोटॉन, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ऑर्बिट। तो फ़र्ज़ करें कि ये ऑर्बिट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, और इस ऑर्बिट के सेंटर के ऊपर हमारे पास एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स कॉल इट प्रोटॉन, और यहाँ इसके इर्द गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसको मैंने ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है। ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये वाला फासला ये दिया हुआ है, और ये फासला है जो बोहर रेडियस कहलाता है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, और ये है आर इक्वल्स 5.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। ये इस रेडियस की वैल्यू दी हुई है, और ये जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर मैं उसकी वेलोसिटी दिखाऊं तो ये उसकी v है, और जो v की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, और हमसे पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड बी व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो हमने 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है, और ऑफ कोर्स चूँकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो जो पहली चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज़ ए सेंट्रीपिटल, और जो दूसरी चीज़ है वो फोर्स है, और चूँकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये फोर्स जो है ये भी क्या होगी, एफ सेंट्रीपिटल। तो ये 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे लास्ट वीडियो में, तो हम सिंपली हमारे पास डेटा गिवन है, सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी इजी प्रॉब्लम। तो पहले हम ए सी कैलकुलेट करते हैं। तो ए सी का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ए सी इक्वल्स वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब वी भी हमें दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है इस सर्कुलर ऑर्बिट का, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये बन जाएगा 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है उसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड है, और हम वेलोसिटी का स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका मतलब है यूनिट्स के भी स्क्वायर हो जाएंगे।
और यहाँ से डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा r, और r की वैल्यू हमारे पास है 5.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मीटर। अब आप यूनिट्स में देखें, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट्स रह जाएंगे मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो होने भी चाहिए क्योंकि यही एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं। और बाकी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आता है हमारे पास 8.98, तो ए सी की वैल्यू आती है हमारे पास 8.98 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 22 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन मौजूद होता है उसकी ये वैल्यू होती है 8.98 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22। अब दूसरे पार्ट में हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हमने कहा है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप गौर करें तो ये जो फोर्स है ये अब हम, चूँकि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है तो अब हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। लेकिन ये फोर्स जो है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन है, सही है, ये वो फोर्स है। और ये फोर्स हमें पता है जो कूलम्स लॉ है हम उससे कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो ये वाली फोर्स है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान, और ये कूलम्स लॉ से आती है। लेकिन चूँकि हम इसका फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और वो फार्मूला था F इक्वल्स FC इक्वल्स, और ये समेशन FC था और इसकी मॉड थी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन का हमें पता होता है कि वो हमेशा ही सेंटर की तरफ होती है। और ये इक्वल था m टाइम्स v स्क्वायर डिवाइड बाई r। और अब ये हम अगर मैस की वैल्यू पुट करें तो मैस चूँकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मैस आएगी जो इक्वल होती है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 किलोग्राम, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी v स्क्वायर जो है 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होल डिवाइड बाई r। और वो r की वैल्यू है हमारे पास 5.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर, ये r की वैल्यू है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है FC समेशन FC इक्वल्स, ये सिंपली कैलकुलेशन है, तो ये हमारे पास आता है 8.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन भी कहते हैं। तो ये बन जाता है 8.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये हमारे पास FC की वैल्यू आती है। तो इतनी फोर्स से प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के गिर्द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर। ये दूसरा प्रॉब्लम है जिसको मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में सॉल्व करने जा रहा हूँ। और इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है, A child whirls a stone in a horizontal circle 1.9 meter above the ground by means of a string 1.4 meter long. The string breaks and the stone flies off horizontally, striking the ground 11 meter away. What was the centripetal acceleration of the stone while in circular motion? और ये प्रॉब्लम अगर आप देखें तो जैसे मैं बता रहा था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव जस्ट सॉल्व्ड। और कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें हमारे पास दो मोशन इकट्ठी आ रही हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी और प्रोजेक्टाइल मोशन भी। और ये एक जनरल ट्रेंड होता है फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स का। अगर आपने प्रॉब्लम्स किए हैं या फिर आप गौर करें जो कुछ हम पहले 4 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं,
तो हम जो जो चीज़ पहले पढ़ते जाते होते हैं वो बाद में चीज़ आ रही होती है, वो ये सपोज़ कर रहे होते हैं कि हमें पहले वाली चीज़ आती है। और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। और एंड दिस इज़ द वे फिज़िक्स वर्क्स कि यहाँ पे हम चौथे चैप्टर में हैं, तो इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें समटाइम्स वो कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ होंगे जो हमने तीसरे और दूसरे चैप्टर में पढ़े होंगे या पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, क्योंकि जो ऑथर है वो ये अज्यूम कर रहा होता है कि जो चीज़ हमने पढ़ ली है वो अब हमें आती है और उसको जब अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यूटिलाइज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और इस प्रॉब्लम में यही हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताई है कि एक बच्चा है जो एक पत्थर को घुमा रहा है। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो मैंने लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करते हुए बताई भी थी। तो पत्थर को उसने रस्सी से बांधा हुआ और उसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है, जो और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल की जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से 1.9 मीटर है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि फ़र्ज़ करो ये वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसमें बच्चा जो है वो पत्थर को घुमा रहा है। ये इस सर्कल का सेंटर है और इस पॉइंट पे फ़र्ज़ करें हमारे पास पत्थर मौजूद है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें जो पत्थर है वो इस पॉइंट पे मौजूद है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये वो रेडियस है जिसमें बच्चा जो है वो पत्थर को घुमा रहा है। अगर आपने बच्चा दिखाना भी है तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, आप कोई भी ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम बना लें, लेकिन ये है कि इससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। और ये बच्चा जो है ये ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, तो फ़र्ज़ करें ये ग्राउंड है हमारे पास। और अगर ये ग्राउंड है तो अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो सर्कल है इसकी जो हाइट है ग्राउंड से ये 1.9 मीटर है। तो लेट्स कॉल इट हाइट, और ये कितनी है 1.9 मीटर। तो जो सर्कल है वो ग्राउंड से 1.9 मीटर की हाइट के ऊपर है और जो स्ट्रिंग है वो 1.4 मीटर है, विच मीन्स कि जो रेडियस है इस सर्कल का वो 1.4 मीटर है। तो ये जो आर है ये है 1.4 मीटर। तो हमें रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। फिर कहता है द स्ट्रिंग ब्रेक्स, स्ट्रिंग टूटती है, एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली, और जो पत्थर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वहाँ से सीधा आगे उड़ जाता है, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 11 मीटर अवे। अगर हम कहें कि जब स्ट्रिंग टूटती है तो उस वक्त जो पत्थर है वो इस पोजीशन पे होता है जिस पे मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो अगर वो इस पोजीशन पे है तो इधर से वो सीधा अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है तो वो 11 मीटर के फासले पे जाके गिरता है। और हम इसको यूँ दिखा सकते हैं कि इधर से उड़ने के बाद जो पत्थर है वो यहाँ पे आके गिरा है। एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से जहाँ पे मौजूद था ये वाला जो फासला है लेट्स कॉल इट x, और ये फासला किसके बराबर है 11 मीटर के। अब आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है और जिस सर्कल में घूम रहा था ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हमारे पास दो मोशंस का कम्बिनेशन आ रहा है और वो कम्बिनेशन क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और प्रोजेक्टाइल मोशन का। और आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इस टॉपिक में नहीं है, हम पहले इससे पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो जो ऑथर है वो अज्यूम कर रहा है कि हमें ये चीज़ आती है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि आर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। हमने कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कि जिस एक्सेलरेशन से ये पत्थर जो था इस सर्कल में घूम रहा था। तो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट इट। तो जो पहला पीस है इन्फॉर्मेशन का जो हमें दिया हुआ है वो आर है और वो आर है 1.4 मीटर। जो दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हाइट है और वो हाइट है 1.9 मीटर। एंड द थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिवन इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जहाँ पे पत्थर जाके ज़मीन से टकराता है और वो डिस्टेंस है 11 मीटर। तो अब हमने चूँकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा था और उसका एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, तो जो चीज़ हमें चाहिए वो है एक्सेलरेशन AC, और ये किसके इक्वल होता है v² डिवाइड बाई r के। ये फार्मूला होता है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब हमने चूँकि एक ही फार्मूला है, यही एक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करके यूनिफॉर्म सर्कुलर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने ये देखना है कि इस फार्मूला में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जो पत्थर की वेलोसिटी है जिससे वो घूम रहा था सर्कल में और उसका रेडियस है, ये जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, तो इनमें से कौन सी हमारे पास मौजूद है? इनमें से r हमारे पास मौजूद है और v जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास दो इजाफी चीज़ें और हैं और वो हाइट है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हमने ये देखना है कि जो v हमें रिक्वायर्ड है वो इन दो
चीज़ें जो हमें दी हुई हैं डेटा में, हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, इसको यूज़ करके हम कैसे v कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये मोशन जो है इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो रही है। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की रूह से देखें तो जो पत्थर है वो 11 मीटर दूर जाके गिरता है, ठीक है। इट मीन्स कि उसकी रेंज जो है जहाँ से उसको छोड़ा गया और उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता हुआ 11 मीटर दूर जाके गिरता है, तो जो उसकी रेंज है वो 11 मीटर है। तो रेंज हमारे पास दी हुई है, और अब अगर आप याद करें तो जो रेंज का फार्मूला होता है वो फार्मूला था x। आपने रेंज को r पढ़ा था, यहाँ मैंने उसको x कहा है, तो ये x और r जो है ये किसके इक्वल बनेगा, ये फार्मूला इक्वल होता था VIX टाइम्स t। VIX जो है ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और जो t है ये टाइम है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये वो टाइम है जो पत्थर इस पॉइंट से, जहाँ से उसको छोड़ा जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लेता है, सही है। और इस पॉइंट के ऊपर जो ये पत्थर है ये प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, यानी इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है VIY वो ज़ीरो है। तो अब हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन से कि पत्थर जितना टाइम इस पॉइंट से छूट के इस पॉइंट तक जाने में लेता है वो उतना ही टाइम लेगा अगर ये सिंपली ज़ीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी से यहाँ से गिरता और नीचे ग्राउंड से आके टकरा जाता इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये वाली जो फासला है ये सिंपली हाइट है जो हमें मालूम है, जो दी हुई है ये 1.9 मीटर। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए। और कैसे टाइम निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है s, या फिर यहाँ पे जिसको मैंने h कहा है, इक्वल्स VIY t माइनस हाफ GT स्क्वायर्ड, सही है। VIY जो है वो ज़ीरो है क्योंकि इनिशियली उसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ से हम सिंपली टाइम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइन देखें तो नेगेटिव साइन कहाँ से आता था, अगर आपको याद हो तो जो हमने जब ये पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमने ऐसे डिफ़ाइन किया था अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कि ये हमारा पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है। तो अब अगर हम ये नेगेटिव साइन देखें तो ये h की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो ज़ीरो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन था, ज़ीरो था, ये जो हाइट है अब ये उससे नीचे है क्योंकि ग्राउंड लेवल हमारा उससे नीचे है। तो ये वाली हाइट चूँकि नीचे है तो ये हाइट जो है ये क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन उधर से आ रहा था। हम इसको इक्वली यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस सिनेरियो में, इस प्रॉब्लम में जो पॉजिटिव y एक्सिस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सही है। तो उस केस में ये हाइट पॉजिटिव होती है, तो मैं इसको इधर ही पॉजिटिव ले रहा हूँ ताकि ये बाद में कन्फ्यूजन ना पैदा करे। और यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू आती है वो आती है 2h/g और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास t का फार्मूला आ गया, और अब इसमें t के फार्मूले में हमारे पास h भी मौजूद है और g भी मौजूद है, तो इसका मतलब है हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास टाइम आ गया तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टाइम आ गया तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? इस फार्मूला में देखें, अगर टाइम भी है और x हमारे पास पहले है तो VIX वो वेलोसिटी जिससे पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा था, वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही वेलोसिटी तो हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर हम टाइम की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करें, इस वाले फार्मूला में, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स VIX टाइम्स t, और यहाँ से जो VIX है उसकी वैल्यू आ जाएगी x/t, और टाइम की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा x/2h/g, सही है। और अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है और g की वैल्यू भी है, तो हम VIX कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये x की वैल्यू 11 है डिवाइड बाई होल स्क्वायर रूट 2, h की वैल्यू 1.9 मीटर है और g की वैल्यू होती है 9.8। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी v की। इट डजंट कंसर्न अस क्योंकि हमने अभी ये v की वैल्यू किधर यूज़ करनी है, एक्सेलरेशन के फार्मूला में। अब ये v की वैल्यू हम एक्सेलरेशन के फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं, ac जो हमें रिक्वायर्ड था, और वो क्या था, v² जो यहाँ पे VIX है डिवाइड बाई r। तो ये वैल्यूज़ अब बन जाएंगी 11 डिवाइड बाई
2 टाइम्स 1.9 डिवाइड बाई 9.8 होल स्क्वायर रूट, और इस सारे के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आता है r, और r की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1.4 मीटर, तो r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.4 मीटर। तो इस सारे को अगर आप सॉल्व करते हैं जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमारे पास जो रेडियस का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है 222 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए थी। सही है, तो हमने जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट कर रही है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस सारे प्रोसीजर को ज़रा एक दफ़ा देखें और उसको ज़हन में ले आएँ कि, और यही किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सही तरीका होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप उस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड था, तो मैं उसके फार्मूले से मैंने शुरू किया। फिर मैंने देखा कि उसके फार्मूले में हमारे पास क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। तो r मौजूद था, वेलोसिटी मौजूद नहीं थी, तो अब मैंने सोचा कि वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि डेटा के अंदर मेरे पास और कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी मौजूद थी और हाइट भी मौजूद थी। तो उनको यूज़ करते हुए और न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, वेलोसिटी कैलकुलेट की, और एक दफ़ा मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली तो अब मैं उसको एक्सेलरेशन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड यही जनरल प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि आप सबसे पहले डायरेक्टली उस चीज़ का फार्मूला लिखते हैं जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, और फिर देखते हैं कि उस फार्मूले में कितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं डेटा में, और कितनी चीज़ें वो हैं जो अवेलेबल नहीं है और जिनको हमने कैलकुलेट करना है। और फिर आप सोचते हैं कि अब ये चीज़ें जो मुझे मालूम नहीं है ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। Okay, now let's move on to the third problem. जी, और मैंने अभी ये नोट किया है कि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इस सारी टर्म का स्क्वायर होना है यहाँ पे। फिर आप लोग मुझे आके कमेंट्स में बताते हैं कि जी यहाँ पे गलती है। तो ये सारी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपको जो चीज़ है वो सारी समझ आ गई होती है कि ये हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल भी जाऊँ तो इट शुडंट रियली मैटर, बिकॉज क्योंकि सारा जो फार्मूला है वो हमारे पास, अगर हम इधर देखें कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डजंट मैटर कि मैंने स्क्वायर लगाया या नहीं। वो आपको पता है कि इट्स टाइपो एंड आप उसको करेक्ट कर सकते हैं जब आप खुद कर रहे होते हैं। एनीवे, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। जो तीसरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वो एक्चुअली प्रॉब्लम भी है और टॉपिक भी है, और इसलिए मैंने इसको नाम दिया है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो सारी जो केसेस हम डिस्कस कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल केसेस के थे। जो मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसमें भी मैंने ये फ़र्ज़ किया कि जो सर्कल बनाता है जिसमें पार्टिकल एक्चुअली मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल है। लेकिन इस प्रॉब्लम में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो तो फिर हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे चेंज होंगी, वो कैसे होंगी या उनमें क्या तब्दीली आएगी। तो मैं जो चीज़ कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो ये है कि जब पार्टिकल जो है वो वर्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसमें जो टेंशन है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर किस तरह चेंज होती है। मिसाल के तौर पे मैंने ये सर्कल बनाया है यहाँ पे। इस सर्कल में अगर आप देखें तो मैंने कुछ पॉइंट्स को नाम दिए हैं। पॉइंट Q है, R है, S है और P है। सही है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हैं, हमारे एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। और इन पॉइंट्स के ऊपर मैं देखूंगा कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि टेंशन क्या होती है तो उसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है इस प्रॉब्लम का। और इसमें सिचुएशन ये है कि आपके पास फ़र्ज़ करें कि कोई पार्टिकल है जिसकी मैस m है और वो पार्टिकल मौजूद है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को मैं पॉइंट U कह लेता हूँ। तो पार्टिकल किसी टाइम t के ऊपर पॉइंट U के ऊपर मौजूद है और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो r है। और ये जो स्ट्रिंग है ये एंगल थीटा बनाती है विद नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया उसमें पॉजिटिव x एक्सिस टुवर्ड्स राइट है, पॉजिटिव y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो एंगल थीटा बना रही है ये स्ट्रिंग ये नेगेटिव y एक्सिस के साथ है। तो इस सिचुएशन में मैं एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ टेंशन के लिए, और फिर मैं चाहता हूँ कि जब मैं थीटा की वैल्यू को चेंज करूँ, यानी जब पार्टिकल मूव करता हुआ पॉइंट Q या R S या P पे पहुँचे या किसी भी और पॉइंट के ऊपर सर्कल पे पहुँचे, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास एक जनरल वैल्यू आ जाए टेंशन की।
सो आई वांट अ जनरल फार्मूला फॉर टेंशन। तो हमने सबसे पहले तो ये करना है कि इस पॉइंट के ऊपर देखना है कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही हैं, और हमें पता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जो टेंशन है स्ट्रिंग की वजह से वो सर्कल के सेंटर की तरफ लग रही है, और यही दो फोर्सेस हैं जो इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब मैं इस जो वेट है ऑब्जेक्ट का, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ अगर मैंने इसको टेंशन के लिए सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा कंपोनेंट ये वाला बनेगा, और ये एंगल इनके दरमियान थीटा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये है mg कोसाइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये बन रहा है mg साइन थीटा। सही है। तो मेरे पास फोर्सेस आ गई, और अब मैं फार्मूला ड्राइव कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में फोर्स का, जब उस सेंट्रीपिटल फोर्स का जब पार्टिकल जो है वो किसी भी सर्कल में मूव करता है, और वो फार्मूला जो था वो था कि समेशन f इसका मॉड इक्वल होता है मास ऑफ द पार्टिकल्स टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये फार्मूला है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें बता रही है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन और दूसरा उस पार्टिकल का वेट भी है। तो हमने सम के अंदर ये दोनों फोर्सेस इंक्लूड करनी है। यहाँ पे आप यूं कर सकते हैं कि अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स प्राइम है, एक्स मैंने पहले नाम दिया हुआ था, अब मैं इसको पॉजिटिव एक्स प्राइम कह लेता हूँ, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव y प्राइम कह लेता हूँ। तो अब अगर मैं पॉजिटिव y प्राइम की डायरेक्शन में देखूँ तो टेंशन जो है वो पॉजिटिव y प्राइम की तरफ एक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि टेंशन की फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगी, और जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव y प्राइम की तरफ एक्ट कर रहा है, और वो जो कंपोनेंट है वेट का जो नेगेटिव y प्राइम की तरफ एक्ट कर रहा है वो है mg कोसाइन थीटा, और इसको इक्वल होना चाहिए mv स्क्वायर डिवाइड बाई r के। चूँकि मैं टेंशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो टेंशन जो है वो इसी एक इक्वेशन से हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ से जो टेंशन आएगी वो आएगी T इक्वल्स mg कोसाइन थीटा प्लस mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। तो ये मेरे पास टेंशन का जनरल फार्मूला आ गया है जिसको मैं ड्राइव करना चाहता था। अब इस फार्मूला में अगर आप देखें कि आप टेंशन थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपके पास टेंशन की मुख्तलिफ वैल्यू आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि जो टेंशन है वो इस पॉइंट Q के ऊपर क्या होगी जो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो आप देखें कि जो स्ट्रिंग है अगर वो पॉइंट Q के ऊपर चला जाए पार्टिकल, तो जो स्ट्रिंग एंगल बनाएगी थीटा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर मैं कोसाइन को 90 पुट करता हूं, यानी टेंशन जो है T एट पॉइंट Q, तो इस केस में थीटा जो है वो कितना आता है 90 डिग्री। तो हमारे पास जो T आ जाएगा वो क्या हो जाएगा mg कोसाइन 90 प्लस mv स्क्वेयर्ड बाई r, और कोसाइन 90 0 होता है तो जो टेंशन है वो सिंपली क्या बन जाएगी mv स्क्वेयर्ड बाई r। तो ये वो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था कि आप टेंशन का एक जनरल फार्मूला ड्राइव करें और फिर उस फार्मूला में आप थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास टेंशन आ जानी चाहिए। अगर आप पॉइंट r के ऊपर टेंशन देखना चाहते हैं तो जो थीटा है वो 180 डिग्री हो जाएगा, और कोसाइन 180 जो है वो क्या होता है -1 के बराबर होता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं फॉर थीटा इक्वल्स जो कि पॉइंट T एट पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है R का, तो पॉइंट R के ऊपर जो टेंशन होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। और यहाँ से हमारे पास इस ऊपर वाले फार्मूला में अगर हम थीटा को 180 पुट करें इस जगह पे तो 180 -1 के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा -mg प्लस mv स्क्वेयर्ड बाई r। तो यहाँ से t जो है वो इक्वल आ जाएगा m इंटू वी स्क्वेयर्ड बाई r माइनस जी। तो ये हमारे पास
टेंशन का जनरल फार्मूला आ जाता है जब पार्टिकल जो है वो पॉइंट आर के ऊपर होगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर होगा। और इसको जनरली यूं भी कहा जाता है कि जब पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो तो सर्कल के टॉप के ऊपर पार्टिकल की टेंशन क्या होगी। तो ये वो जनरल फार्मूला है जो टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर जब पार्टिकल जो है वो टॉप के ऊपर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया जब पार्टिकल जो है वो सर्कल के टॉप पे होता है। आप बॉटम के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉटम जो है वो पॉइंट पी है, और अगर आप बॉटम पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पी पे जो एंगल थीटा है वो 0 हो जाएगा, 0 या 360, और कोसाइन 0 जो है वो 1 होता है। तो उस केस में फॉर थीटा इक्वल्स 0 डिग्री जो टी है वो हमारे पास बन जाएगा इस केस में m इंटू वी स्क्वेयर्ड बाई आर प्लस जी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो टेंशन है वो टॉप के ऊपर कम होती है और बॉटम के ऊपर ज़्यादा होती है किसी भी वर्टिकल सर्कल में मूव करते हुए पार्टिकल की। आप यहाँ पे कुछ और भी सिचुएशंस कंसीडर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल जो है वो इस स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है कि वो जस्ट टॉप के ऊपर पहुँचता है, यानी जब टॉप के ऊपर पहुंचता है तो उसकी स्पीड जो है वो बस इतनी होती है कि वो टॉप के ऊपर पहुंच सके और फिर दूसरी तरफ से आगे आर से मूव करता हुआ एस की तरफ आ जाए। ये कंडीशन है कि जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं व्हेन पार्टिकल जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि जब पार्टिकल सिर्फ इतनी स्पीड से पहुंचेगा कि बड़ी मुश्किल से वो टॉप पे पहुंचे और फिर दूसरी तरफ से वापस आ जाए, तो उसके अंदर कोई ऐसी फोर्स नहीं होगी जो हमारे पास उसको सर्कल के सेंटर की तरफ खींच रही हो या सर्कल से बाहर खींच रही हो। सही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो टेंशन है वो 0 होती है। तो व्हेन पार्टिकल्स जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द सर्कल, तो ऐसी सूरत में जो टेंशन होती है वो 0 होती है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड पार्टिकल की, और पार्टिकल की जब सर्कल के टॉप के ऊपर होता है तो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूला में मैं टी को 0 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 0 इक्वल्स m इंटू वी स्क्वेयर्ड बाई आर माइनस जी। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी? आर जी के। सही है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, या फिर यूं कह लें कि जब पार्टिकल सर्कल के टॉप के ऊपर जस्ट पहुंचता है इस तरह कि उसकी टेंशन 0 होती है, तो जो उसकी स्पीड होगी टॉप के ऊपर वो स्क्वायर रूट आर जी के बराबर होगी। यहां से आप एक और सवाल भी कर सकते हैं कि जब पार्टिकल इस स्पीड के साथ सर्कल के टॉप पे पहुंचेगा, तो अगर जब वो बॉटम पे आएगा सब सर्कल कंप्लीट करके, यानी अब अगर वो टॉप पे इस वेलोसिटी के साथ पहुंचता है तो इस टॉप से जब वो बॉटम पे आएगा यानी पॉइंट पी पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? एंड दिस इज काइंडा इंपॉर्टेंट एंड दिस इज काइंडा डेलिकेट इन अ सेंस कि आप देखें कि जब पार्टिकल सर्कल के टॉप पे होता है, इस पॉइंट पे होता है, पॉइंट आर पे, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो एक्चुअली हमने स्पीड कैलकुलेट की है, ये जो हमने कैलकुलेट की है v इक्वल्स स्क्वायर रूट आर जी, ये स्पीड जो है ये इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और चूंकि वो टॉप पे है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वही उसकी टोटल स्पीड है। सही है, तो यही उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है टॉप के ऊपर, इसको आप vx कह लें। लेकिन जब वो बॉटम पे आता है, ठीक है, तो जब वो बॉटम पे आता है यहाँ से चल के, इस पॉइंट से चल के टॉप वाले से, तो जैसे ही वो टॉप वाले पॉइंट से आगे चलेगा उसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्पीड भी होगी और वर्टिकल स्पीड भी आ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो जब वो पॉइंट पी पे पहुंचेगा तो इसका मतलब है उसकी टोटल स्पीड जो है वो चेंज हुई होगी। सही है, और ये टोटल स्पीड ही है जो हमने इस फार्मूला में, जो हमने बॉटम के लिए ड्राइव किया है, इस फार्मूला में v की जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि ये v टोटल है। सही है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है v इक्वल स्क्वायर रूट आर जी, ये तो चेंज नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन हमने जो वर्टिकल उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती है और वो कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट आर के ऊपर, उसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है यानी वी वाई है, वी आई वाई है, वो 0 है।
लेकिन जब वो पॉइंट P के ऊपर पहुंचता है तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो चुकी होती है, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन की तीसरी इक्वेशन से। तो पॉइंट R के ऊपर अब मैं लिखने लगा हूं, एट पॉइंट R जो VIY है वो है हमारे पास 0, और पॉइंट P के ऊपर जब वो पहुंचेगा तो वो VIY जो है वो किसी VIF में चेंज हो चुकी होगी, और ये VIF है जो हमने कैलकुलेट करनी है। और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन की तीसरी इक्वेशन से, जो इक्वेशन होती है हमारे पास 2GH। ये जो h है इस केस में ये वाला सारा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो R और S के दरमियान में मौजूद है, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है और ये 2 टाइम R के बराबर है, जो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ है जो रेडियस के बराबर है सर्कल के। तो ये जो h है ये 2R के बराबर है यहाँ पे। तो 2GH इक्वल्स VFY स्क्वेयर्ड माइनस VIY स्क्वेयर्ड, और VIY जो है वो अभी हमने देखा है कि ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 है तो हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर, वो हमारे पास आ जाएगा VFY स्क्वेयर्ड इक्वल्स 2G, और जो h डिस्टेंस है जितना उसने कवर किया वर्टिकल डायरेक्शन में वो किसके बराबर है, 2R के बराबर है। तो ये बन जाएगा 4GH। तो हमारे पास VF स्क्वायर भी आ गया, VFY स्क्वायर भी आ गया। अब हमें चाहिए टोटल वेलोसिटी पॉइंट R के ऊपर। तो पॉइंट R के ऊपर जो टोटल वेलोसिटी बनेगी V स्क्वायर वो क्या होगी, VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर, और VFX जो है वो इसी के बराबर होगी जो हमारे पास VIX था, जो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट RG के बराबर है, क्योंकि x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो जो VFX स्क्वायर है वो RG के बराबर है, तो ये बन जाएगा RG प्लस जो VFY है वो हमने कैलकुलेट किया है, ये 4RG के बराबर है, तो ये बन जाएगा 4RG। तो हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी है पॉइंट R के ऊपर उसका स्क्वायर जो है वो 5RG के बराबर है, सॉरी पॉइंट P के ऊपर। तो अब मैं इसको रीस्टेट करता हूं प्रॉब्लम को, कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो पॉइंट R के ऊपर है, यानी सर्कल की टॉप के ऊपर है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट RG है, तो जब वो पॉइंट P पे पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स RG हो जाएगी विद स्क्वायर रूट साइन। तो जो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुई है वो स्क्वायर रूट 4RG हुई है। इस वेलोसिटी में इंक्रीज की वजह से उसकी टेंशन भी इंक्रीज होगी, और वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फार्मूला में अगर मैं टेंशन की V की वैल्यू पुट करूं तो जो टेंशन आएगी वो किसके इक्वल आएगी, M इंटू वी स्क्वेयर बाई RG, और वी स्क्वेयर अब हमारे पास क्या है 5RG डिवाइडेड बाई R प्लस G। तो जो टेंशन उसमें होगी, अब ये R यहाँ पे कैंसिल होगा, ये वाला R इस R से, तो 5G प्लस G 6G, तो जो टेंशन बनेगी वो 6 टाइम्स mg बन जाएगी। जी, तो जो टेंशन हमारे पास आ गई है अब इस सर्कल के बॉटम के ऊपर वो 6 mg है, यानी जब पार्टिकल टॉप के ऊपर था तो उसकी टेंशन 0 थी, और उस पॉइंट के ऊपर जो उसकी स्पीड थी वो स्क्वायर रूट RG थी, और जब वही पार्टिकल उस स्पीड के साथ टॉप से चल के बॉटम पे आएगा तो उसकी जो टेंशन है वो अब 0 से इंक्रीज होके 6 mg हो जाएगी, और उसकी जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट RG से इंक्रीज होके स्क्वायर रूट 5RG हो जाएगी। और यही वो सिचुएशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं जनरल ये याद रखनी है कि ये किन केसेस के लिए हैं। ये जो 6 mg है ये उस केस के लिए है जब पार्टिकल टॉप के ऊपर मिनिमम स्पीड से पहुंचता है, इस मिनिमम स्पीड से कि टेंशन 0 होती है स्ट्रिंग में, और वो मिनिमम स्पीड जो है वो हमने कैलकुलेट की है स्क्वायर रूट RG के बराबर है। उस मिनिमम स्पीड से जब पार्टिकल टॉप वाले पॉइंट से चल के बॉटम वाले पॉइंट पे आता है तो उसकी जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट RG से इंक्रीज होकर स्क्वायर रूट 5RG हो जाती है, और जो उसमें टेंशन थी वो 0
न्यूटन से इंक्रीज़ होके 6 mg के बराबर हो जाती है।